गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोलाइडल, निलंबन और विलयन का जो अगला टॉपिक है ये इससे संबंधित जो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था है उसको पढ़ेंगे। आपकी बुक में सारणी दे रखी 2.1, उसे आप जरूर देखें, नहीं तो उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो परिभाषा है उसे हम किस तरह से समझ सकते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है। जो शब्द इसमें आएंगे परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा आएगा हमारा परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहते हैं इसके डिफाइन, और परिक्षेपण माध्यम क्या है इसके डिफाइन। तो दोनों डिफाइन मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके बाद सारणी नंबर 2.1 को हम पढ़ेंगे। तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, यह भी विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ जो हमने पढ़ा था कि जब विलायक में कुछ पदार्थ बोला जाता है कम मात्रा में, तो विलेय पदार्थ की तरह का ही घटक है जो परिक्षिप्त कण जो है और कोलाइडल के रूप में उस माध्यम में उपस्थित रहता है, उसे हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। तो विलेय पदार्थ की तरह का ही ये घटक है। तो हम क्या लिखेंगे परिभाषा में, विलेय पदार्थ की तरह का घटक, विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण, या हमने क्या नाम दे दिया इसका, या परिक्षिप्त कण। तो परिक्षिप्त कण का मतलब क्या हुआ, विलेय पदार्थ की तरह का एक घटक है या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल के रूप में रहता है, घुला हुआ रहता है, जो कि कोलाइडल के रूप में रहता है, जो कि कोलाइडल के रूप में रहता है। अभी मैंने आपको कोलाइडल बताया, जो कि कोलाइडल के रूप में रहता है, उसे हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। अभी मैंने बताया था कोलाइडल क्या है, एक समांगी विलयन है, कोलाइडल के रूप में रहता है, उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। ये हो गया आपके परिक्षिप्त प्रावस्था। अब परिक्षेपण माध्यम यानी जिसके अंदर माध्यम कौन सा होगा आपको पता है, ठोस है, द्रव है या गैस है। अब हम लिखेंगे परिक्षेपण माध्यम। जैसे हमने विलयन के दो घटक पढ़े थे, विलायक और विलेय। तो विलेय तो हो गया आपका परिक्षिप्त प्रावस्था, विलायक क्या है तो परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा है दूसरा जो हम ले रहे हैं परिक्षेपण माध्यम। ये दोनों चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना, तब जाके आपको सारणी 2.1 समझ में आएगी। परिक्षेपण माध्यम का मतलब क्या होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब तो विलेय पदार्थ का घटक, यानी जैसे हमने विलयन में दो पदार्थ को घटक पढ़े थे, विलेय और विलायक। तो विलेय पदार्थ का ही घटक है जो कि कोलाइडल के रूप में रहता है, उसे हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम जो है वो क्या है, यह वह घटक है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है, यानी गोल के अंदर घुली रहती है, विलायक में घुली रहती है। तो यह वह घटक है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहते हैं।
यह क्या घटक है, ये विलायक वाला घटक है जिसमें कि ये निलंबित है, इसमें निलंबित परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहते हैं, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। क्योंकि माध्यम 3 है इसलिए हम लिखेंगे निलंबित रहता है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। इससे पहले मैं आपको एक और फिर रिपीट करना चाहूंगी कि जब हमने विलयन पढ़ा था, विलयन कैसे बनता है, विलयन के दो घटक पढ़े थे, विलेय और विलायक। इसी तरह से वही सेम चीज है, इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा, इसमें जो द्रव का द्रव में, ठोस का द्रव में, गैस में, गैस का द्रव में, गैस का ठोस में, जो भी विलयन बनेंगे उनकी परिक्षिप्त माध्यम प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कैसे होगा, तो ये विलेय होगा और ये विलायक होगा। देखिए बाकी आपको खुद बुक से पढ़ना है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रही हूँ। सारणी नंबर 2, सारणी 2.1, इसके बाद मैं पढ़ूंगी आपको पृथक्करण की विधियां। तो कोलाइडल के कुछ उदाहरण हैं जो सारणी 2.1 में दिए गए हैं। कोलाइडल के उदाहरण, और इन उदाहरणों से कुछ क्वेश्चन आपके बैठते भी हैं। ठीक है, तो सारणी में आपको बताना है सबसे पहला परिक्षेप प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, फिर प्रकार और फिर उदाहरण। तो कुछ एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, बाकी एग्जांपल आपको बुक से पढ़ने हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है, नंबर 2 आ जाएगा परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, तीसरा आपका जो आएगा प्रकार, और चौथा हो जाएगा उदाहरण। और चौथा हो जाएगा उदाहरण। सबसे पहला सीरियल नंबर जो ले रही हूं मैं, उसमें देखिए सबसे पहला जो परिक्षिप्त प्रावस्था है द्रव, उसको हम माध्यम दे रहे हैं गैस, यानी द्रव को गैस में जब घोला जाता है तो उसका प्रकार जो है वो एरोसोल, एरोसोल, और उसके जो उदाहरण है वो है कोहरा, बादल और धुआं। कुहासा भी कह सकते हैं, धुआं भी। एरोसोल द्रव का गैस में, तो कोहरा, बादल, बादल में क्या है, पानी की बूंदें हैं, तो वो क्या है, द्रव है। और माध्यम कौन सा, गैस, क्योंकि वायुमंडल में क्या उपस्थित है, गैसें उपस्थित है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बादल जब बनते हैं तो वो क्या है, एरोसोल है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले रही हूं मैं ठोस और गैस का। परिक्षिप्त प्रावस्था कौन सी है, द्रव, माध्यम कौन सा है, गैस। अब आप देखिए प्रकृति के अंदर क्या है, गैस ज्यादा उपस्थित है नहीं है, तो वो परिक्षेपण माध्यम हो गया। तो द्रव उसमें कम मात्रा में पानी की बूंदें जम जाती है तो क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। टाइप कौन सा हो गया, एरोसोल। अब दूसरा उदाहरण जो मैं ले रही हूँ ठोस और गैस का, इसका भी प्रकार तो एरोसोल ही है, लेकिन धुआं, जो गैसें निकलती है वो क्या है, ठोस है। जो गैसें ठोस में मिलती है, धुआं, और प्रकार क्या है, एरोसोल। कार्बन जो छूटता है वो
गैसों के माध्यम से, और वो कौन से माध्यम है, ठोस और गैस वाला माध्यम है, यानी उसकी प्रावस्था और माध्यम ठोस और गैस का है, तो प्रकार बन गया एरोसोल और वो है धुआं। स्वचालित वाहन का निखार। नेक्स्ट जो अपन ले रहे हैं इमल्शन, द्रव का द्रव में। तीसरा ले रही हूं मैं द्रव का द्रव में क्या बन रहा है, इमल्शन। और इसका जो उदाहरण है द्रव का द्रव में उदाहरण है दूध और फेस क्रीम। मुंह पे लगाने की जो क्रीम है वो क्या है, उसमें दोनों ही चीजें लिक्विड मिलाई जाती है, द्रव द्रव, और प्रकार कौन सा हो गया, इमल्शन। नेक्स्ट मैं बता रही हूं ठोस का ठोस में। ठोस का ठोस में तो क्या बन जाएगा, ठोस सोल बन जाएगा। प्रकार हो गया ठोस सोल, और उदाहरण क्या हो गया इसका, दूधिया कांच या रंगीन पत्थर। दूधिया कांच या फिर रंगीन पत्थर। एक एग्जांपल और ले लूं मैं, जो आप हमेशा जेली, पनीर और मक्खन खाते हैं, द्रव का ठोस में, द्रव ठोस, और इसके उदाहरण है पनीर। क्या उदाहरण इसका सबसे अच्छा, पनीर, मक्खन, जेली, और टाइप कौन सा गया, जेल। पनीर, मक्खन, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब अगला टॉपिक जो मैं लेने वाली हूँ, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। सारणी नंबर 2 में आप कोलाइडल के उदाहरण देखिए, 5 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब आप मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, जो मिश्रण के अंदर घटक उपस्थित हैं उनको हम किस तरह से अलग कर सकते हैं, तो हम इसको शॉर्ट रूप में पृथक्करण की विधियों का नाम भी दे सकते हैं कि पृथक्करण की विधियां कितने प्रकार की होती हैं, क्या वास्तव में मिश्रण शुद्ध है या नहीं है, अशुद्ध है तो उसे कैसे अलग किया जाएगा, शुद्ध है तो उसे किस तरह से अलग किया जाएगा। भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जब मिश्रण के घटकों को अलग किया जाता है तो उसे हम पृथक्करण की विधियों के नाम से जानते हैं। कुछ घटक ऐसे होते हैं जिनमें विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है, और वो विशेष तकनीक होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हमारा टॉपिक जो है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अभी हमने पढ़ा था मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों से जो पदार्थ बनता है वो क्या है, मिश्रण है। यानी उसमें दो या दो से अधिक चीजें मिलाई जाती है और जो नया पदार्थ बन जाता है वो भी मिश्रण है, और उसको मिलाने पर जो उसके कण हमें दिखाई नहीं देते हैं वो भी मिश्रण है, जिसके कण हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी समांगी और विषमांगी जो विलयन बनता है वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। अब इन घटकों को पृथक करने के लिए हम बहुत सारी चीजें, गेहूं के अंदर कंकर पत्थर को अलग करने के लिए हम छान लेते हैं, तो छानन विधि के द्वारा कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे गर्म कर दिया जाता है तो पानी निकल जाता है, उड़ जाता है, वो चीजें नीचे अवशेष के रूप में हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो कुछ पृथक्करण की विधियां तो आसान है, लेकिन कुछ चीजें कुछ रासायनिक तकनीकों के द्वारा हम उसे अलग कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो है मेथड जो मैं दे रही हूँ वो यह है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की विधि, और उसका उदाहरण है रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। यानी कोई एक ऐसा, जैसे स्याही है हमारे पास, उस स्याही को में से हमें डाई को अलग करना है तो हम कैसे करेंगे। दूसरा है हमारा दूध से क्रीम वाले को कैसे पृथक कर सकते हैं, अपकेंद्रण विधि जो हमने अभी पढ़ी थी कोलाइडल में। तीसरा, दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को कैसे पृथक करना, तो उसमें हम कैसे पृथक करेंगे, उसमें कीप पृथक्करण के द्वारा। चौथा हमारा आ जाएगा नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। तो सबसे पहला जो
एग्जांपल ले रही हूँ मैं, सबसे इजी गोइंग जो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा वो है दूध से क्रीम को कैसे पृथक करेंगे। दूध से क्रीम को पृथक करना। आपकी किताब में ये सेकंड पॉइंट है, तो लेकिन मैं इसे फर्स्ट पॉइंट के रूप में बता रही हूँ क्या, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड है। अभी हमने पढ़ा था अपकेंद्रण विधि के द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? अपकेंद्रण विधि के द्वारा। यानी मथने के द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। अब इसे क्या करा, अपकेंद्रण यंत्र से अगर हम इसे 2 मिनट तक चलाएं या उसे उपयोग में ले तो हम इन चीजों को आसानी से अलग कर सकते हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद कण भी इतने छोटे होते हैं कि हम इसको छान कर बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और इन कणों को छानन विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे मिश्रण को हम अपकेंद्रण के द्वारा पृथक कर सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर अपकेंद्रण यंत्र को जो बहुत ही तेजी से घुमाया जाता है, मैंने बताया था छाछ मिलाने की मशीन जो होती है उसे घुमाते हैं, तो अपकेंद्रण यंत्र को बहुत ही तेजी से घुमाया जाता है, तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। इस ऐसे मेथड को हम क्या करते हैं, अपकेंद्रण विधि। तो हम दूध से क्रीम को इस तरह से अलग कर सकते हैं। कौन सी विधि? अपकेंद्रण विधि। इसमें जो भारी कण है, अपकेंद्रण यंत्र जो है उसको क्या किया जाता है, बहुत ही तेजी से घुमाया जाता है, और घुमाने पर क्या होता है, जो भारी कण होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, और क्या करना, अपकेंद्रण यंत्र को घुमाना है, भारी कण नीचे बैठेंगे और हल्के कण जो होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, ऊपर की ओर आ जाएंगे। इस तरह से हम दूध से क्रीम को पृथक कर सकेंगे। तो कौन सी विधि इसमें अपनाएंगे हम? अपकेंद्रण विधि। इसके अनुप्रयोग हैं, अगर इस तरह का कोलाइडल हमें मिला है तो हम उसको कैसे अलग करेंगे। जैसे दूध से क्रीम को पृथक करना मैंने बता दिया था आपको, क्योंकि आजकल सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, तो उसे दूध में से इन चीजों को निकाला कैसे जाता है, तो अपकेंद्रण विधि के द्वारा। अपकेंद्र यंत्र को बहुत तेजी से घुमाया जाता है, इलेक्ट्रिक विधि से यानी लाइट के माध्यम से हम चला सकते हैं, या हम हाथ से घुमा सकते हैं, तो भारी कण जो होंगे नीचे अवशेष में और हल्के कण जो होंगे ऊपर क्रीम के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से हम दूध में से क्रीम को अलग कर देंगे। और भी बहुत एप्लीकेशन है इसकी। इसका मतलब ये है कि इसके सिर्फ एक ही उपयोग नहीं है, इसके बहुत सारे, तो इसे अनुप्रयोग का नाम दिया गया है। पहला जो पॉइंट आता है कि जो प्रयोगशाला के अंदर जांचें की जाती है, इसमें रक्त और मूत्र की जांच के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। रक्त और मूत्र की जांच हेतु कौन सा मेथड? अपकेंद्रण। दूसरा पॉइंट ये है, डेयरी और घर में मक्खन निकालने के लिए डेयरी वाले भी ऐसे करते हैं, डेयरी या घर में क्रीम और मक्खन निकालने हेतु नेक्स्ट पॉइंट जो ये है कि कपड़े धोने की मशीन में जो भीगे हुए कपड़े, उसमें भी क्या होता है, जब हम मशीन चलाते हैं तो कपड़े बार बार रोटेट होते हैं, तो जो वॉशिंग मशीन है वो भी अपकेंद्रण मेथड पर ही लागू है। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने हेतु कपड़े धोने की मशीन में जल निकालने हेतु, कपड़ों में से जल निकालने हेतु ओके। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो दूसरा मेथड ले रही हूँ मैं, वो दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाए। दो अघुलनशील यानी जो आपस में घुलते नहीं हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण विश्वांगी विलयन है। दो अघुलनशील रेत उसका सॉरी जल और तेल का दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाए। इसका आंसर मैं लिख रही हूं कीप पृथक्करण विधि द्वारा। कीप पृथक्करण विधि, कीप पृथक्करण मेथड के द्वारा हम दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। ये इसका आंसर है। कौन सी मेथड? कीप पृथक्करण विधि के द्वारा। कीप पृथक्करण विधि के द्वारा जब हम दो अघुलनशील द्रवों को पृथक कर सकते हैं, तो इसका जो उदाहरण है वो उदाहरण हम ले रहे हैं तेल प्लस जल। तेल और जल अगर मिल गया है तो हम इसको कैसे दूर करेंगे? इसके लिए हम पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। इसमें क्या लेंगे हम, इस तरह से ये तो आपका पानी है और ये आपके तेल की लेयर है। ये तो हो गया तेल और ये हो गया आपके, ये बिल्कुल दिख रहा है सेक्टर, ये हो गया आपके पानी। ठीक है, अब हम इसको अलग कैसे करेंगे? एक शंकु के आकार का हमको क्या लेना है? फ्लास्क लेना है, कीप लेना है। अब उसमें हमको इस यहाँ अघुलनशील जो मिश्रण है उसको डाल देना है। अघुलनशील मिश्रण जो है उसको उसमें भरना है और कुछ समय के लिए उसे स्थिर छोड़ देना है। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद तेल की जो लेयर है वो पानी की लेयर के ऊपर तैरने लग जाती है। अब तैरने लग जाती है, जैसे हमने इसमें कोई सा भी तेल हो सकता है, आपकी बुक में मिट्टी का तेल यानी केरोसिन लिख रखा है। अब हमने तो दोनों को भर दिया। अब तेल और पानी, अब तेल की जो लेयर है वो क्या होगी? कुछ समय बाद जब हम इस मिश्रण गीली को शांत छोड़ देंगे तो ये तेल की लेयर हमें इस तरह से दिखाई देने लगेगी। और ये नीचे हमारा क्या है? ये तो पानी है। जब ये लेयर जो है, ये जो परत हमें साफ दिखने लगती है कि ये पानी के ऊपर तेल की परत हमें दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे? धीरे से स्टॉप वॉच की सहायता से इस स्विच को हम, और जैसे नल खोलते हैं, टैप खोलते हैं, उसको खोलेंगे और इससे इस लेयर को बाहर निकाल देंगे, पानी को बाहर निकाल देंगे, तो ऊपर जो है वो तेल बचा रह जाएगा और हम इस तरह से दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग सेपरेट कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तीसरी मेथड जो मैं लेने वाली हूँ वो यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत कुछ कहता है कि पृथक्करण के द्वारा हम इनको अलग तो कर देते हैं, तो इसके कुछ अनुप्रयोग है। तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करना, धातु शोधन के दौरान इसके अनुप्रयोग बता देती हूँ मैं। अनुप्रयोग है इसके, पहला तो तेल और
जल को अलग करना, दूसरा जो है हमारा वो ये है कि धातुओं को जब धोया जाता है तो धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, उसके ऊपर जो धातुमल लगा होता है वो अलग हो जाता है और भट्टी की निचली सतह पर जो पिघला हुआ लोहा है वह उससे भी पृथक हो जाता है। तो धातु शोधन के दौरान धातुएं जिंक वगैरह में काम में आती है ना, जिसमें धातुओं को धोया जाता है तो उसमें बहुत सारे मिट्टी के कण होते हैं, फिर उसको गर्म किया जाता है तो धातुमल जो है वो बहकर अलग हो जाता है। तो धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में लोहे को पृथक करने में इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस विधि के द्वारा जो धातुमल है उसको ऊपर से हटा लिया जाता है और भट्टी की निचली सतह पर क्या निकल जाता है, पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। यह सिद्धांत क्या कहता है, यह जो मेथड है इसके कुछ सिद्धांत भी बने हुए हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर ही इसे इसके जो बहुत सारे उपयोग हैं उसको हमने देखा है कि सिद्धांत ये कहता है कि आपस में नहीं मिलने के कारण अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। यानी जो दो अघुलनशील द्रव हमने लिए हैं, एक तो ये आपस में मिलते नहीं है, दूसरा इनका घनत्व भी क्या है, अलग अलग है और अलग अलग घनत्व होने के कारण इनकी परतें जो है वो पृथक पृथक बन जाती है। यह सिद्धांत है। आज हम इन दो विधियों तक ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कल हम अगली जो नेक्स्ट हमारी और बकाया विधियां हैं पृथक्करण की उनको पढ़ेंगे। आप भी घर पर इनको पढ़ने का अवश्य प्रयास करें। आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।